हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है अपना लेक्चर नंबर 6 और 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। और आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा मूल बलों का एकीकरण। इसको कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने मूल बल पढ़े थे। हमने ये बताया था कि प्रकृति में 4 मूल बल हैं। तो देखिए एक बार उनको लिख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था, इससे थोड़ा पुनरावृत्ति हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दूसरा वैद्युत चुम्बकीय बल दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा हमने पढ़ा था प्रबल नाभिकीय बल दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अंतिम यानी चौथा बल जो हमने पढ़ा था दुर्बल नाभिकीय बल दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 मूल बल हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आज ज़्यादा चर्चा इनकी नहीं करेंगे। आज इन बलों के एकीकरण की बात करेंगे, यूनिफिकेशन की बात करेंगे। अब बात आती है कि ये एकीकरण शब्द है क्या। तो देखिए एकीकरण का अर्थ ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई समस्या है, चाहे वो जैसे मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कोई एक गणित की एक प्रॉब्लम है, एक प्रश्न है जिसको हमें सॉल्व करना है यानी हल करना है। तो मान लीजिए कि उस क्वेश्चन को हल करने में हमें 4 सूत्र लगाने पड़ते हैं, तब वो क्वेश्चन हल हो पाता है। अगर हम ऐसा कर लें कि इसी समस्या को हल करने के लिए, ये किसकी समस्या है, गणित की एक समस्या है, एक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, कि इस सवाल को हल करने के लिए हमें 4 सूत्र प्रयुक्त करने पड़ते हैं, तब ये समस्या सॉल्व होती है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो अगर यही क्वेश्चन हम इन 4 सूत्रों की बजाय एक ऐसा सूत्र बना लें कि वो केवल एक सूत्र से ही ये सवाल हल हो जाए, तो 4 सूत्रों की जगह हमने एक सूत्र से उस क्वेश्चन को हल कर लिया। यानी हमें अब 4 सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन एक सूत्र से ही या 2 सूत्र से ही। तो यानी हमने उन सूत्रों का एक एकीकरण कर लिया कि हम किसी भी परघटना को, अब फिजिक्स में आ जाइए, किसी भी परघटना को जो प्रकृति में हो रही है उसको समझने के लिए मान लीजिए हमें कई सिद्धांत लगाने पड़ते हैं। तो उन सिद्धांतों को मिलाकर एक ऐसा सिद्धांत बना लें कि हमें बहुत सारे सिद्धांत न लगाकर कुछ कम सिद्धांत लगाने से ही उस घटना की व्याख्या की जा सके, तो वो कहलाएगा उनका एकीकरण। यानी अब वैज्ञानिकों का ये प्रयास रहा है कि जैसे हम इन 4 बलों को क्यों पढ़ें, कि एक ऐसा बल ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें ये चारों बल समाहित हों।
तो उसी को क्या कहेंगे, एकीकरण। अब ये जरूरी नहीं है कि हम इन चारों का एकीकरण कर लें। मान लो इन तीनों की जगह एक हो जाए, या इन तीनों की जगह एक हो जाए, या इन दोनों की जगह एक हो जाए, या इन दोनों की जगह एक बल हो जाए कि अलग अलग हमें इस्तेमाल न करने पड़े, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, एकीकरण, दैट इज यूनिफिकेशन। तो वैज्ञानिक इस प्रक्रिया में अब तक लगातार प्रयासरत हैं। तो देखिए, सबसे पहले सन 1930 में से लेकर सन 1930 से लेकर 1955 तक, यानी कितने वर्ष हो गए, 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन। इनका फिजिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन 1930 से लेकर 1955 तक लगे रहे कि इन बलों को हम एकीकृत कर लें, एकीकरण कर लें, लेकिन इन 25 वर्षों तक उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। वो इन बलों को एकीकृत करने में असफल रहे। लेकिन सन 1967 में, कब की बात हो रही है, 1967 की, तो इसमें वैज्ञानिकों के नाम लिखता हूं मैं, शेल्डन ग्लासलो, और अब्दुस सलाम, बेटा नीचे लिखता हूं मैं, अब्दुस सलाम और स्टीवन बीनबर्ग, ये 3 वैज्ञानिकों के नाम हैं। 1967 में इन वैज्ञानिकों ने, शेल्डन ग्लासो, अब्दुस सलाम, स्टीवन बीनबर्ग, इन्होंने 1967 में एक ऐसी थ्योरी प्रस्तुत की, एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें इन 2 बलों को, वैद्युत चुम्बकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल को एकीकृत करने में सफलता प्राप्त की। कब? 1967 में। तो उन्होंने इन दोनों बलों को मिलाकर एक ये कहा कि ये दोनों बल, इन दोनों बल से मिलकर इनकी जगह हम एक बल बना सकते हैं, मतलब एक, इन दोनों का एक ही परिणामी बल है। कहना चाहिए कि ये दोनों बल एक ही बल के 2 हिस्से हैं, तो इन दोनों का एकीकरण हो गया। इन दोनों बलों को मिलाकर जो एक नया बल बना, उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इलेक्ट्रोवीक फोर्स, दैट इज वैद्युत दुर्बल बल। वैद्युत दुर्बल बल, बात समझ रहे हैं भाई? यानी ये दोनों बल, वैद्युत चुम्बकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, इस एक ही बल के हिस्से हैं। तो इन्होंने सफलता प्राप्त की, इन दोनों बलों को एकीकृत किया। इसके लिए इन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि अब हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि इन 3 बलों को पढ़ लें तो प्रकृति के मूल बलों का अध्ययन हो जाएगा, और उन्हीं बलों से मिलके और सारे बल बने हैं। तो 4 की जगह अब जैसे 3 बल रह गए, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल और वैद्युत दुर्बल बल, क्योंकि इन दोनों बलों को मिला करके एकीकृत कर लिया गया, यूनिफिकेशन उनका हो गया। तो अब भी प्रयास जारी हैं कि इन चारों बलों को एकीकृत कर लिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन लगातार प्रयास जारी हैं। लेकिन फिर भी अब
अब तक इन तीनों बलों को एकीकृत कर लिया गया है, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इन बलों को एकीकृत कर लिया गया है और इन बलों के एकीकृत के सिद्धांत के अनुसार एकीकरण के ही पश्चात एक नए मूल कण की खोज हुई है जिसको हिग्स बोसोन कहते हैं। बेटा मैं यहां लिख देता हूं, हिग्स बोसोन। ये जो कण है इसकी चर्चा पीछे किसी भी लेक्चर में हो चुकी है, हिग्स बोसोन, और इसकी खोज हाल फिलहाल में ही हुई है 4 जुलाई 2012। तो ये इन तीन बलों के एकीकरण का ही परिणाम है। लेकिन अभी तक एक ठोस सिद्धांत नहीं बना है कि इन बलों का यूनिफिकेशन पूर्ण रूप से सत्य साबित हो सके। तो अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण या ठोस सिद्धांत नहीं बना है। तो अभी इस पर भी बहुत प्रयोग जारी हैं। हिग्स बोसोन जो कण की खोज हुई है, तो उम्मीद है बच्चों के मूल बलों के एकीकरण को आप लोग समझ चुके होंगे कि सीधी सी बात है, एकीकरण करने का मतलब है कि प्रकृति में 4 मूल बल हैं, इन बलों को मिलाकर के भी थोड़ी संख्या कम कर ली जाए तो वो यूनिफिकेशन हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। तो पहले बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो बच्चों अब आगे चलेंगे। अभी आपने सीखा कि मूल बलों का एकीकरण क्या होता है, तो आशा है कि एकीकरण आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं कि एकीकरण शब्द से हमारा क्या बोध होना चाहिए, हमें उससे क्या संकेत हमें मिल रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारी पॉकेट में 10-10 के नोटों की एक गड्डी है, तो उनकी संख्या है 100, और कितने नोट की गड्डी हो गई, 1000 की। ऐसी 2 गड्डियां हैं 100-100 के नोट की, एक गड्डी ये, एक गड्डी ये, इनकी वैल्यू 1000, इनकी वैल्यू 1000, यानी हमारी पॉकेट में टोटल 2000 रुपीज़ रखे हुए हैं। तो कितने रुपए रखे हुए हैं, 2000 रुपीज़ हैं। उन नोटों की संख्या कितनी है, 200, 10-10 के नोट हैं। तो हम इतने सारे नोट लेके सफ़र कर रहे हैं, हमारी पॉकेट में बड़ा स्पेस कम सा महसूस हो रहा है। तो क्यों ना हम उनको एक्सचेंज कर लें, इन नोटों को 2000 के एक नोट से, 2000 रुपए के एक नोट से हमने एक्सचेंज कर लिया। अब भी हमारे पास 2000 रुपए है, यानी उन रुपयों का क्या हुआ, एकीकरण हो गया। यानी 200 नोटों की जगह अब हमारी पॉकेट में एक नोट है, लेकिन वैल्यू उतनी ही है, अब भी 2000 रुपए ही हैं। तो बात समझ गए होंगे एकीकरण की। ओके, तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब बेटा एक सारणी बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये आपको याद रखनी है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतने पूरे संसार में इतने सारे भौतिक विज्ञानी पैदा हुए थे जिन्होंने अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इस फिजिक्स के प्रगति के क्षेत्र में। तो उनके नाम, उनकी जो योगदान था, जो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जैसे पहले लिखेंगे प्रमुख भौतिक वेत्ता, भौतिक वेत्ता। भौतिक वेत्ता किसको कहते हैं, जो फिजिक्स के फील्ड में साइंटिस्ट होते हैं वो भौतिक वेत्ता हुए, यानी भौतिक विज्ञानी, या क्या लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञानी, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट होंगे। और उनका जो योगदान है प्रमुख, उन्होंने क्या फिजिक्स के फील्ड में योगदान दिया है, क्या सिद्धांत दिया है, क्या नियम दिया है, या क्या आविष्कार किया है, योगदान या आविष्कार, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए भाई जो आविष्कार किया है और ये साइंटिस्ट किस देश का रहने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे। सॉरी भाई, वाक्य थोड़ा मेरा गड़बड़ा गया था। यानी यहाँ साइंटिस्ट का नाम, उनकी जो योगदान है
जो कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के फील्ड में, जो भी आविष्कार है और वो किस देश के निवासी थे, ये सारणी हमें याद करनी है बेटा। ये जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया एक समाज को आगे बढ़ाने में, समाज की सुख सुविधाओं में। तो सबसे पहले देखिए भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे चंद्रशेखर रमन। चंद्रशेखर रमन, सीवी रमन इनको बोल देते हैं, संक्षेप में एब्रीविएशन में जब नाम लिखते हैं तो सीवी रमन कह देते हैं इनको। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सॉरी भाई, चंद्रशेखर वेंकट पूरा नाम लिखते हैं, वेंकट रमन, सीवी रमन भी बोल देते हैं। चलिए हिंदी में ही लिखा रहने देते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनका योगदान क्या है कि इन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी है कि अणुओं द्वारा, अब बेटा भले ही आप लोग ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो भी योगदान रहा है वो हमें पता होना चाहिए। 11th के कोर्स में, 11th के पेपर में 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी खोज किसने की थी, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था, या ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, या ये अमुक आविष्कार का जनक कौन है। तो अणुओं द्वारा मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। बेटा मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर ऊपर से ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि यहाँ अभी ऐसे कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनकी चर्चा की जा रही है, घबराइए नहीं। तो इस चीज़ को भी आप आगे पढ़ेंगे कि जिसे अगली कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, तो ये बात फिर बाद में समझ में आ जाएगी। मैंने तब भी कहा था कि जब 12th पास आउट करके निकलेंगे तब इस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, और ग्रेजुएशन करने के बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन भाई पढ़ाना है, आपके सिलेबस में रख दिया है। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ये चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन कहाँ के निवासी थे, अब आप समझ ही गए। मैं सबसे पहले किस देश का नाम लिखूंगा, भारत का। एक और नाम लिख लेते हैं, जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने अति सूक्ष्म रेडियो तरंगों का उत्पादन, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, उत्पादन, संप्रेषण एवं संसूचन। ये शब्द आपको बड़ा अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ते चले जाएंगे, कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उनका संप्रेषण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेजा जाता है, उनका डिटेक्शन यानी पहचान, संसूचन डिटेक्शन को कहते हैं। तो इनका क्रेडिट किसको जाता है, जगदीश चंद्र बसु, और ये भी कहाँ के निवासी थे, भारत के। अब भाई भारत की बात हो रही है तो पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो आप लोग बड़ा उत्साहित हो जाते हैं। तो चलिए उनका भी नाम लिख लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब बलों का एकीकरण किया गया था तब एक साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा था, अब्दुस सलाम। अब्दुस, तो देख रहे हैं भाई बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, अब्दुस सलाम।
इन्होंने क्या किया था, ये आपको भी ध्यान है, इतनी जल्दी नहीं भूल गए होंगे। अभी मैंने पढ़ाया था कि इन्होंने क्या किया था कि दुर्बल नाभिकीय बल एवं वैद्युत चुम्बकीय बलों का एकीकरण किया था। वैद्युत चुम्बकीय बलों का एकीकरण। ये कहाँ के निवासी? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है तो अब आप लोग समझ रहे होंगे। अब इंग्लैंड की बात और कर लेते हैं। मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा इस बारे में। तो देखिए, जैसे आपने न्यूटन का नाम सुना है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है भाई। ये कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के। ठीक। तो देखें, लिस्ट बहुत लंबी है, तो अब हम लिखते रहेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और इसमें समझाने का कुछ है नहीं। ये आपको याद रखना है। जिन्होंने अपना जीवन इसमें न्यौछावर कर दिया, ये फिजिक्स के विकास में इतना बड़ा योगदान दिया, तो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। भाई बहुत लंबी लिस्ट है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आपकी बुक में एक ऐसी लिस्ट बनी होगी, उसको बनाएंगे और उसको याद करेंगे। फिर भी हम ओरली थोड़ा बताते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। जैसे गैलीलियो ने क्या दिया था? जड़त्व का नियम दिया था। गैलीलियो साइंटिस्ट का नाम है, जड़त्व का नियम दिया था। कहाँ के निवासी थे? इटली के। आर्किमिडीज का सिद्धांत, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात इसलिए आपको लग रही होगी क्योंकि आर्किमिडीज का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आप आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ के आए हैं। तो आर्किमिडीज ने क्या दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत और उत्तोलक का सिद्धांत। उत्तोलक भी आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं और वो कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। फेराडे की बात करें, फेराडे ने क्या किया था? वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण आप 12th में पढ़ेंगे। वो कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की बात आ गई। जब आप 12th में आएंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक कितना महत्वपूर्ण मूल कण है। फिजिक्स के फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल है उसका, इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा खेल है। पूरा ड्रामा फिजिक्स का उसी पर बेस्ड है। तो टॉमसन की बात हो गई, रदरफोर्ड की बात हो गई और फेराडे की बात हो गई, आर्किमिडीज की बात हो गई। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। योकावा जापान के निवासी थे। उन्होंने नाभिकीय बलों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। तो बेटा ऐसी एक लिस्ट बना लेंगे और उसको याद करेंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आप पूरी टेबल, पूरी तो बेटा कभी बनेगी नहीं, जितनी आप बना सकें, जितने साइंटिस्ट के नाम आप याद रख सकें उनको याद रखना, उनके आविष्कार, उनका योगदान। अब जैसे वैद्युत बल्ब किसने बनाया था? एडिसन ने। वो वैद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इस टेबल को कंप्लीट भी करेंगे। तो आज एक बात करते हैं बेटा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फर्स्ट चैप्टर बड़ा लेंदी होता चला जा रहा है और बड़ा बोरियत सी हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए भाई, सप्तऋषि तारामंडल का आपने नाम सुना है। उसमें 7 तारे होते हैं, 7 स्टार्स। शादी होती है हिंदू धर्म में तो 7 फेरे लिए जाते हैं। तो इसी कड़ी में अब आप धैर्य रखेंगे कि एक टॉपिक बचा है, तो इस चैप्टर को मैं 7th लेक्चर में समाप्त कर दूंगा। यानी इस चैप्टर में कम से कम 7 लेक्चर तो हो जाने दीजिए। अब एक्चुअली इसी में भी मैं उसको पढ़ा सकता हूं, लेकिन वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, तो धैर्य रखेंगे और 7th लेक्चर में, 7वें व्याख्यान में हम इस चैप्टर
को क्या कर देंगे, खल्लास। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए इस चैनल पर, मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।